प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल यूनिक एकेडमिक इंस्टीट्यूट में। मैं राहुल चौधरी हमेशा की तरह एक बार फिर से आपके साथ हूं और आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो विषय है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा आपकी जो हिंदी है 12वीं कक्षा की, उससे हम लोग काव्य खंड कर रहे हैं। और काव्य खंड में इससे पहले हम लोगों ने काफ़ी कविताएँ की है, लेकिन आज 11वीं कविता जो आपके पाठ्यपुस्तक में है दिगंत भाग 2 में प्यारे नन्हे बेटे को, जो विनोद कुमार शुक्ल की रचना है, उस पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। और जैसा कि हम लोग हमेशा करते हैं, किसी भी रचना पर बात करने से पहले उसके रचनाकार के बारे में बात करते हैं ताकि ऑब्जेक्टिव सेक्शन जो हमारा हो वो जितना ज़्यादा बेहतर से बेहतर हो सके वो करने का प्रयास हम लोग करते हैं कि वो सॉल्व हो जाए हमारा। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ आपको 12वीं कक्षा से रिलेटेड हिंदी और इंग्लिश के सभी वीडियोस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे जब आप ढूंढेंगे तो। और जो अभी वर्तमान में जो आपकी परीक्षा है उससे रिलेटेड चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो, ये सारी चीज़ें हिंदी और इंग्लिश भाषा की आपको उपलब्ध यहाँ मिलेंगे। और आगे भी हम लोग जब तक परीक्षा होती है तब तक तैयारी करने के अलग अलग तरीकों पर चर्चा करते रहेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं ज़्यादा समय न लेते हुए आज का वीडियो, जो कि आपके पास भी समय बहुत कम है, परीक्षा बिल्कुल नज़दीक है। तो अगर आपने अब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं विनोद कुमार शुक्ल की रचना प्यारे नन्हे बेटे को। पहले बात करेंगे विनोद कुमार शुक्ल जी के बारे में। विनोद कुमार शुक्ल कौन है, आइए देखते हैं। तो विनोद कुमार शुक्ल जी का जो जन्म हुआ है वो 1 जनवरी 1937 को हुआ है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है ऑब्जेक्टिव सेक्शन आने पर कि लेखक का जन्म, कवि का जन्म कब हुआ है। तो 1 जनवरी 1937 को विनोद कुमार शुक्ल जी का जन्म हुआ है। जन्म स्थान की बात करें तो जन्म स्थान उनका है राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में उनका जन्म हुआ है। और उसके बाद उनका जो पूरा परिवार था वो छत्तीसगढ़ के रायपुर में आकर के बस गया और वहीं उन लोग रह गए। अगर हम देखें इनके व्यवसाय को तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में इन्होंने एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्य किया और साथ ही साथ निराला सृजन पीठ में सन 1994 से 1996 तक अतिथि साहित्यकार भी रहे। यानी कि सन 1994 से 1996 तक इन्होंने निराला सृजन पीठ में काम किया अतिथि साहित्यकार के रूप में। अगर इनकी रचनाओं की बात की जाए तो इनकी रचनाएं जो रही है वो आपका प्रथम काव्य, मतलब इनका जो प्रथम काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ था वो उसका शीर्षक था लगभग जय हिंद, जो पहचान सीरीज के अंतर्गत आई थी। यानी पहचान सीरीज नामक पुस्तक में आई थी और वो 1971 में प्रकाशित हुई थी। उसके बाद अगर देखा जाए तो वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, यह इनकी रचना थी। और सब कुछ होना बच गया, यह भी इनकी रचना थी। अतिरिक्त नहीं ये। अब इसके बाद अगर देखें तो इनके सभी काव्य संकलन बहुत सारे आए। अगर इनके उपन्यासों की बात की जाए तो नौकर की कमीज, खिलेगा तो देखेंगे, दीवार में एक खिड़की रहती है, ये इनके उपन्यास रहे हैं। अगर कहानी संग्रह की बात करें तो पेड़ पर कमरा महाविद्यालय इनके कहानी संग्रह का शीर्षक रहा है। इसके अतिरिक्त अगर इनके कार्य पर ध्यान दिया जाए तो इसके अलावा इन्होंने कई भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया। इतावली भाषा में कविताएं और कहानी संग्रह जैसे पेड़ पर कमरा का अनुवाद हो चुका है। नौकर की कमीज पर मणि कौशल द्वारा फिल्म भी बनाई जा चुकी है। मणि कौशल नामक व्यक्ति ने, डायरेक्टर ने, इनकी जो किताब थी नौकर की कमीज, उस पर एक सिनेमा बनाई है, फिल्म बनाई है। और उसके बाद अगर देखा जाए कि इनको सम्मान क्या क्या मिले हैं तो इनको रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार जो सन 1992 यानी 92 में प्राप्त हुआ था। दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान जो 1997 में प्राप्त हुआ और साहित्य अकादमी पुरस्कार 1999 में इनको मिला है। अगर देखा जाए तो आप इनकी रचनाओं को देख करके ही, रचनाओं के शीर्षक से ही ये समझ सकते हैं कि ये कवि होने के साथ साथ एक कथाकार भी थे, उपन्यासकार भी थे। यानी कि साहित्य की दोनों विधा, पद और गद्य में इनकी पहचान एक अलग पहचान रही है। बहुत ही सरल भाषा में रचना करने के लिए जाने जाते हैं, यानी लोकप्रियता स्वाभाविक रूप से इनके साथ जुड़ी हुई रही है सरल भाषा में रचना करने के लिए। साथ ही साथ मैं एक बात और आपको कहना चाहूँगा कि आपकी जो पुस्तक है दिगंत भाग 2, इसमें कवि का परिचय है और उसको जितना गौर से, जितना ध्यान से आप पढ़ेंगे आपके ऑब्जेक्टिव सेक्शन के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके काम आएंगे। अगर वर्तमान कविता की बात करें तो वर्तमान कविता जिसका शीर्षक है प्यारे नन्हे बेटे को, ये वार्तालाप शैली में लिखी गई एक कविता है। वार्तालाप शैली कहने का मतलब है कि इसमें बातचीत,
की शैली में इस कविता को लिखा गया है। यहाँ इन्होंने लोहा शब्द का प्रयोग किया है। जो अपनी बेटिया से वो पूछते हैं तो लोहा इसमें कर्मठता का साधन है, कर्मठता का प्रतीक है, कर्म का प्रतीक है। और इसमें इन्होंने ये कहने का प्रयास किया है कि जो मेहनतकश मजदूर हैं या दबी हुई सताई हुई औरतें हैं वो भी लोहे की तरह ही है। अर्थात लोहा जो है हर जगह विद्यमान है किसी न किसी रूप में। और अब हम लोग इसका पंक्तिबद्ध भावार्थ करेंगे। तो आइए पंक्तिबद्ध भावार्थ की ओर बढ़ते हैं। एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि जितना संभव हो सके कवि के बारे में ध्यान से आप पढ़ेंगे तो वो आपके लिए बेहतर होगा। विनोद कुमार शुक्ल की कुछ पंक्तियां यहाँ पे दिखाई दे रही है। दुनिया जगत जगत कुएं का जिस पर जाने कैसे, चढ़ा एक नन्हा बच्चा आवाज़ नहीं दी, मैंने उसको चौंक कर कुएं के अंदर गिर जाता तो, चुपचाप धीरे धीरे चला, संभल कर उठाया मैंने गोद में उसको, बस इतना मैं चुप रहा, इतना धीरे चला, बहुत चुप, बहुत धीरे चला। कहते हैं कि एक बच्चा जो कुएं की मेड़ पर खड़ा था, मैंने उसको आवाज़ नहीं दी कि अगर वो चौंक करके इधर ध्यान करेगा हो सकता है कि कुएं में गिर जाए, इसलिए काफ़ी धीरे धीरे जा करके मैंने उसको उठाया। तो ये विनोद कुमार शुक्ल जी की पंक्तियाँ थी जो कविता से पहले यहाँ पर थी। और अब है प्यारे नन्हे बेटे को। सबसे पहले अगर छंद की बात करें तो मुक्त छंद की ये रचनाएँ हैं, इसमें किसी छंद की कोई आवश्यकता नहीं है। वार्तालाप शैली की ये रचनाएं हैं। मुक्त छंद की कविताएं हालांकि अकविता कही जाती हैं लेकिन बहुत ही गंभीर भाव रखती हैं, ये मैं हमेशा से कहता रहा हूँ। लेकिन इसको कविता कहना भी कहीं न कहीं थोड़ी सी दिक्कत पैदा कर देता है। ये काव्य शैली जो है एक प्रयोगवादी शैली कहा जा सकता है। तो इस समकालीन कहानी के ये लेखक रहे हैं और उसकी छाप इनकी कविताओं पर। विनोद कुमार शुक्ल के बारे में यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि किस प्रकार की किस शैली के लेखक रहे हैं, तो समकालीन कहानी के लेखक ये रहे हैं विनोद कुमार शुक्ल। तो चलिए हम देखते हैं क्या लिखते हैं कवि। कहते हैं प्यारे नन्हे बेटे को कंधे पर बैठा मैं दादा से बड़ा हो गया सुनना यह। जब प्यारे नन्हे बेटे को उन्होंने बैठा लिया तो बेटे ने कहा कि मैं बड़ा हो गया, मैं बड़ा हो गया, किससे? दादा से बड़ा हो गया। ये सुनना बहुत ही प्रासंगिक लगता है, बहुत ही आकर्षक लगता है, यानी कि वो अपनी ओर खींचता है। वह सुन करके एक पिता को बड़ी संतुष्टि मिलती है, एक दादा को भी बड़ी संतुष्टि मिलती है कि जो मेरा बेटा है वो कह रहा है कि मैं दादा से बड़ा हो गया, क्योंकि उसकी लंबाई बढ़ जाती है। तो बच्चे उस श्रृंखलतावश या वो खेलने खेलने में ही जब वो देखता है कि उसकी लंबाई दादा से बड़ी हो गई, बड़ा हो गया है वो लंबा, तो वह बोल देता है मैं दादा से बड़ा हो गया सुनना यह। प्यारी बिटिया से पूछूंगा बतलाओ आसपास कहाँ कहाँ लोहा है। कवि कहते हैं कि प्यारी बिटिया से पूछूंगा कि बतलाओ आसपास कहाँ कहाँ लोहा है, और जो प्रत्युत्तर होगा वो क्या होगा? देखिए, चिमटा, करकुल, सिगड़ी, समसी, दरवाजे की सांकल, कब्जे, खाली दरवाजा में धसा हुआ, वह बोलेगी झटपट। कभी ही प्रत्युत्तर देते हैं कि वो तुरंत क्या क्या जवाब दी, कहेगी चिमटा लोहा है, करकुल लोहा है, सिगड़ी लोहा है, समसी जो है वो भी लोहे का है, दरवाजे की सांकल लोहे की है, दरवाजे के कब्जे जो हैं वो भी लोहे के हैं, और खिला दरवाजे में धसा हुआ, वह तुरंत प्रत्युत्तर देगी। रुककर वह फिर याद करेगी, और फिर क्या क्या कहेगी कि और कहाँ कहाँ लोहा है, तो वह कहेगी रुककर वह फिर याद करेगी एक तार लोहे का लंबा, लकड़ी के दो खंभों पर तना हुआ बाहर सूख रही जिस पर भैया की गीली चड्डी, फिर एक सेफ्टी पिन साइकिल पूरी। ये सब लोहा है। क्या है? एक तार लोहे का लंबा, एक लंबा सा लोहे का तार लकड़ी के दो खंभों पर तना हुआ। हम लोग जिसको अपने यहाँ अरगनी कहते हैं, जिस पर कपड़ा सुखाने के लिए लगाते हैं, उसकी बात ये कर रहे हैं। और जिस पर मतलब कपड़े सूख रहे, भैया की गीली चड्डी जिस पर सूख रही है। फिर एक सेफ्टी पिन, एक छोटा सा सेफ्टी पिन जो होता है वह भी लोहा है, और पूरी की पूरी साइकिल भी जो है वह लोहे की बनी हुई है। ऐसा प्रत्युत्तर देगी। कौन देगी? बिटिया देगी। आसपास वह ध्यान करेगी, सोचेगी, और ये सारी बातें सोच रहा है कवि अपने ही मन में। आसपास वह ध्यान करेगी, सोचेगी, और उसके बाद फिर वो थोड़ी देर के लिए ठिठकेगी, सोचने में लग जाएगी कि और कहाँ कहाँ लोहा है, कि दुबली पतली पर हरकत में तेजी की कितनी जल्दी, जान जाए वह आसपास कहाँ कहाँ लोहा है। और सोचेगी, लेकिन इतनी चंचलता होगी कि जैसे वो
कुछ छूटे नहीं कि और कहाँ कहाँ लोहा है ये बताने में, तो इसलिए वो काफ़ी चंचलता के साथ इस पर गौर करना शुरू कर देगी। हालांकि दुबली पतली है वह, हरकत में तेजी कितनी जल्दी, जान जाए वह आसपास कहाँ कहाँ लोहा है, मैं याद दिलाऊंगा। और जब वो ठिठक जाएगी तो मैं क्या करूँगा, याद दिलाऊंगा। क्या याद दिलाऊंगा? जैसे सिखलाऊंगा बिटिया को फावड़ा, कुदाली, टंगिया, बसुला, खुरपी, पास खड़ी बैलगाड़ी के चक्के का पट्टा, बैलों के गले में कांसे की घंटी के अंदर लोहे की गोली। तो फिर कवि कहता है कि जब वो ठिठक जाएगी, उसको नहीं ध्यान आएगा, तो मैं उसको याद दिलाऊंगा। क्या याद दिलाऊंगा? कि फावड़ा भी लोहे का है, कुदाल भी लोहे की है, कुदाली भी, टंगिया, बसुली, खुरपी, और जो पास में बैलगाड़ी खड़ी है उसके चक्के का पट्टा जो है वह भी लोहे का है। इतना ही नहीं, तांबे की घंटी जो उन बैलों के गले में टंगी हुई, उसके अंदर लोहे की गोली लगी है। पत्नी फिर याद दिलाएगी। और पत्नी फिर क्या याद दिलाएगी बिटिया को? जैसे समझाएगी बिटिया को बाल्टी, सामने कुएं में लगी लोहे की घिरी, छत्ते की कांडी, डंडी और घमेला, हंसिया, चाकू और भिलाई, बलाडीला, जगह जगह लोहे की टीले। तो फिर पत्नी भी कुछ चीज़ें जो छूट रही होगी वो उसको समझाएगी। क्या समझाएगी? तो कहेगी कि बाल्टी भी लोहे की है, कुएं के बाहर जो लगी हुई लोहे की घिरी है वो भी लोहे की है, छत्ते की कांडी यानी छत्ते को पकड़ने वाला डंडी जो होता है वह भी लोहे का है, घमेला, हंसिया, चाकू और भिलाई, बलाडीला, सभी जगह लोहे के टीले जो जगह जगह बनाए गए हैं ये सब लोहे के हैं। इसी तरह घर भर मिलकर धीरे धीरे सोच सोच कर एक साथ ढूंढेंगे कहाँ कहाँ लोहा है, इस घटना से उस घटना तक कि हर वो आदमी जो मेहनत कश लोहा है। और इतना ही नहीं, अब कवि कहता है कि इस प्रकार से सोचा जाएगा कि लोहा और कहाँ कहाँ है। तो कवि कहता है कि इस घटना से उस घटना तक कि हर वो आदमी जो मेहनत कश है, जो मजदूरी करता है, जो मेहनत करता है, वो क्या है? वो लोहा है। और कौन लोहा है? तो देखिए, हर वो औरत दबी सताई बोझ उठाने वाली लोहा। और हर वो औरत जो दबी हुई है, सताई हुई है, किसी के द्वारा उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, जो बोझ उठाती है, वह भी लोहा है। यानी जीवन के हर मोड़ पर लोहा है। लोहा ही प्रतीक है कर्मठता का, लोहा ही साधन है कर्मठता का, यानी लोहा ही उदाहरण है जीवन शैली का, मेहनत का। तो जल्दी जल्दी मेरे कंधों से ऊंचा हो लड़का, लड़की का हो दुल्हा प्यारा, उस घटना तक कि हर वो आदमी जो मेहनत कश लोहा है, हर वो औरत जो दबी सताई बोझ उठाने वाली लोहा है। तो फिर जल्दी जल्दी इन सारी बातों पर चर्चा की जाएगी कि हर वो जल्दी जल्दी मेरे कंधे से ऊंचा हो लड़का, यह सोच कि मेरा बच्चा मुझसे बड़ा हो जाए, चाहे वो कर्म में हो या लंबाई में हो, यह भी लोहपन का ही उदाहरण है। और क्या? लड़की का हो दुल्हा प्यारा, एक पिता सोचता है कि उसकी लड़की का दुल्हा जो हो वो प्यारा हो, यह सोच भी लौह सोच ही है। उस घटना तक कि हर वो आदमी जो मेहनत कश लोहा है, और हर वो मजदूर जो मेहनत करता है, हर वो व्यक्ति जो मेहनत करता है वह लोहा है। हर वो औरत दबी सताई बोझ उठाने वाली लोहा, और हर वो औरत जो दबी हुई है, सताई हुई है, वह भी क्या है? लोहा है। और इसी प्रकार से लोहा जो है सभी जगह विद्यमान है, हर जगह उपलब्ध है। तो कवि जो है एक मधुर कल्पना में डूबा हुआ है, एक ऐसी कल्पना में डूबा हुआ है कि वह सबको यह बता पाएगा कि चाहे पुत्र का बहुत ही योग्य हो जाना, पिता से अधिक योग्य हो जाना लौह सोच का उदाहरण है, या पुत्री के लिए एक योग्य वर की तलाश कर लेना भी लौह सोच का उदाहरण है। तो आशा करता हूँ बच्चों कि आपको ये वीडियो जरूर समझ में आया होगा, जो विनोद कुमार शुक्ल जी के द्वारा रचित है। और अब आप इसका प्रश्न उत्तर करने के लिए स्वतंत्र है, कर सकते हैं, बिल्कुल सही तरीके से कर सकते हैं। हम मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।